प्रॉपर्टी को जब भी हम खरीदने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त भी आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, वरना आप बहुत बड़े झंझट में फंस सकते हैं, बहुत बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि कहने और सुनने में ये आता है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि प्रॉपर्टी बेचते समय भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखने में सिर्फ दो बातें सामने आते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने वाला सिर्फ ये चाहता है कि उसका पैसा उसको टाइम पे मिल जाए और पूरा पैसा जो प्रॉपर्टी उसने बेची है वो पैसा पूरा का पूरा उसको मिल जाए। लेकिन इन दो बातों के अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आप ऐसे भंवर जाल में फंसेंगे, ऐसी उलझन में फंसेंगे कि कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी बेचते वक्त सबसे पहले जो सावधानी आपको रखनी है वो ये है कि जब भी किसी खरीदार को आप प्रॉपर्टी बेचें, आपका एग्रीमेंट हो जाए, तो जब आपसे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज नहीं देने हैं। चाहे वो वकील मांगे, चाहे आपसे जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीदा है वो मांगे, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपसे अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर मांगे, तो आपको जब तक आपको पूरा पैसा ना मिल जाए, जब तक आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना हो जाए और जब तक आप कंप्लीट फ्री ना हो जाएं, तब तक किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज आपको किसी भी सूरत में नहीं देने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी की एक कलर पीडीएफ फाइल बनाकर फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव करके रख लेते हैं, और कभी कोई व्यक्ति उनसे कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स की जेरॉक्स की डिमांड करता है तो वो हूबहू कलर कॉपी को सेंड कर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स की कलर कॉपी सेंड करना भी खतरे से खाली नहीं है, और इस प्रकार से ये गलती करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी कलर्स जेरॉक्स की ओरिजिनल हूबहू कॉपी बनाना आज के टाइम में आम बात हो गई है, और आपके प्लॉट की फर्जी फाइल बनते हुए देर नहीं लगेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीदा है तो उसको बैंक के लॉयर को फाइल को चेक करवाना होता है, इसलिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होने की कंडीशन में अगर आपने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू सौदा बेचा है तो प्रॉपर्टी डीलर को साथ लेकर, उस खरीदार को साथ लेकर, ओरिजिनल फाइल को खुद आप साथ ले जाकर बैंक के लॉयर को अपनी आंखों के सामने उस फाइल को चेक करवाएं और वापस से उस फाइल को अपने कब्जे में लेकर अपने घर लाकर रख दें। लेकिन किसी भी सूरत में अपनी फाइल को किसी भी लॉयर के पास, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास या किसी भी खरीदार के पास नहीं छोड़ना चाहिए। कई स्थिति ऐसी बनती है कि जिस खरीदार ने प्रॉपर्टी को खरीदा है तो उसके पास देने को पैसे नहीं होते, तो वो उस कंडीशन में बैंक से लोन लेता है, और बैंक से लोन लेने से पहले एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के साथ साथ कंप्लीट जेरॉक्स की डिमांड करता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने एडवांस के तौर पर पैसा ले लिया है और एग्रीमेंट भी आपने करके दे दिया है, तो ऐसी सूरत में आप कंप्लीट फाइल की एक जेरॉक्स कॉपी करवाएं और उस पर क्रॉस के निशान लगाकर ये चीज हर पेपर पे लिख कर दे दें कि ये जेरॉक्स बैंक लोन के लिए दी जा रही है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचने का करार किया है और एग्रीमेंट बनने की कंडीशन में कई बार खरीदार 2 या 3 से ज्यादा होते हैं, कई बार पति पत्नी मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई बार 2 दोस्त मिलकर किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, या कई बार इसी प्रॉपर्टी में बाप और 2 बेटे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका एग्रीमेंट निष्पादित हो और आपको जब साइन करने की बारी आए, तो आप साइन करने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि खरीदार में से सभी खरीदार ने भी एग्रीमेंट पे साइन कर लिए हैं। ऐसा ना हो कि बाप ने साइन कर दिए और बेटों ने साइन नहीं किए। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है, उसमें समस्त खरीदारों के नाम आने चाहिए। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिन व्यक्तियों को आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, एग्रीमेंट में उन समस्त व्यक्तियों के साइन और अंगूठे के निशान हो और वहां पर उनके आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर भी बाकायदा शो किए गए हों। इस सावधानी को आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसके बाद जो तीसरी सावधानी आती है दोस्तों, वो ये है कि मान लीजिए आपने किन्हीं 2 व्यक्तियों को प्रॉपर्टी को बेचा है। आप जब भी एडवांस के तौर पर पैसा लेते हैं तो वो अपने बैंक अकाउंट से आपको पैसा देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन 2 व्यक्तियों को आपने प्रॉपर्टी को बेचा है, तो आपके अकाउंट में उन्हीं 2 व्यक्तियों के अकाउंट से पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाप ने खरीदा हो तो वो अपने बेटे के अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा हो। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने एग्रीमेंट निष्पादित किया है, चाहे 1 हो या 2 व्यक्ति हो,
तो उन दोनों व्यक्तियों से बराबर मात्रा में आपको अपने अकाउंट में पैसा लेना है और उन्हीं व्यक्तियों से लेना है जिनके नाम से आगे रजिस्ट्री होगी और जिन व्यक्तियों के नाम से आपने एग्रीमेंट किया है। एक उदाहरण से समझें कि किसी मांगीलाल और नथुलाल को आपने प्रॉपर्टी बेची है और पैसा आपने किसी हजारीलाल के अकाउंट से लिया है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि हजारीलाल के नाम से तो चूंकि रजिस्ट्री होनी नहीं है, रजिस्ट्री होनी है मांगीलाल और नथुलाल के नाम से। फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि हजारीलाल आप पे ये केस कर सकता है कि आपने उससे पैसे लिए थे और आपने पैसे लेने के बदले उसके नाम से कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई है, यानी कि आपने उससे पैसे हड़प लिए हैं। इस वजह से आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो आपको पैसे अगर नथुलाल ने दिए हैं तो आपको रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम से करानी पड़ेगी और तीसरे व्यक्ति से आपको पैसा नहीं लेना। इसके बाद जो परेशानी आपके सामने आ सकती है और जिससे आपको बचने के लिए ये ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने नाम से आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो किसी कंपनी में भागीदार है या किसी कंपनी का मालिक है, तो वो आपको जो पैसा दे रहा है तो वो आपको अपनी कंपनी के नाम से पैसा दे सकता है या कंपनी के नाम से आपको डीडी बनाकर या चेक बनाकर दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जब वो व्यक्ति खरीद रहा है तो चेक आपको किसी कंपनी का नहीं लेना है, आपको उस व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट का चेक ही आपको लेना है या पर्सनल अकाउंट से ही पैसे को ट्रांसफर करवाना है। और अगर वो व्यक्ति कंपनी के अकाउंट से आपको पैसा देना चाहे तो फिर आप रजिस्ट्री कंपनी के नाम से करवाएंगे, न कि उस व्यक्ति के नाम से। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी पड़ी है, बैंक से आपने लोन ले लिया है और आप किसी कारणवश डिफॉल्टर हो गए हैं, लेकिन आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ है, आप बैंक को पैसा देना चाहते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब बैंक उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना चाहता है तो चूंकि बैंक ऑक्शन करेगा, प्रॉपर्टी को सही खरीदार नहीं मिलेंगे और बैंक भी उस प्रॉपर्टी की सही वैल्यू को नहीं उगा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आपको ये करना है कि आपको पर्सनल लेवल पर उस प्रॉपर्टी के खरीदार को ढूंढना है, उस एरिया के तमाम प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करके एक बायर को ढूंढना है और उस बायर से उस प्रॉपर्टी का अपनी रेट में सौदा करना है। और सौदा करने के बाद आपको डायरेक्ट उससे कोई भी पैसा नहीं लेना है, आपको उस व्यक्ति को बैंक के मैनेजर से जाकर मिलवाना है और बैंक मैनेजर के सामने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का ऑफर उस व्यक्ति से बैंक मैनेजर को दिलवाना है, ताकि बैंक मैनेजर के थ्रू ये डील हो सके और बैंक का जो भी पैसा डिफॉल्टर के तौर पर आप में बकाया है, बैंक आपसे वसूल कर सके और बाकी का पैसा आप उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकें और उसके नाम से रजिस्ट्री करवा सकें। दोस्तों, जो अब बात आती है वो ये आती है कि मैंने अपने पूर्व के कई वीडियोस में भी ये बताया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के उपरांत आप कोई भी पेमेंट चेक से न लें। उसका कारण ये है कि चेक किसी भी कारण से बाउंस हो सकता है। उसमें चाहे तो चेक देने वाले की गलती हो सकती है, कुछ लिखने की गलती हो सकती है या कोई टेक्निकल ऐसी गलती हो सकती है जिसमें किसी का भी कुछ लेना देना ना हो, लेकिन चेक बाउंस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप रिस्क क्यों लें और क्यों ऐसा चेक लें जो बाउंस होने के खतरे हों। तो आपको ऐसी कंडीशन से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को जब भी प्रॉपर्टी बेचें तो उससे कोई भी चेक से पैसा नहीं लेकर किसी भी बैंकिंग पद्धति से लेना चाहिए, जैसे कि IMPS है, RTGS है, NEFT है या किसी भी बैंक के पे ऑर्डर से आप पैसा ले सकते हैं। किसी भी सूरत में आपको चेक लेने से बचना चाहिए। कई बार खरीदार चेक देने के लिए अड़ जाता है और वो कहता है कि चेक से पेमेंट लेने में क्या बुराई है, आप चेक ले लीजिए और अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो रजिस्ट्री तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, तो आपको किस बात का डर है। तो रजिस्ट्री कैंसिल ऐसे ही नहीं होती है। कोर्ट में हजारों केस ऐसे पड़े हैं जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद चेक बाउंस हो गया है और उस पे तारीख पड़ती जा रही है और उनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ, वो रजिस्ट्रियां कैंसिल नहीं हुई है। तो ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों, ऐसे लफड़े में पड़ना ही क्यों, सर दर्द मोल लेना ही क्यों। कई लोग डीडी से पेमेंट करने में कतराते हैं क्योंकि उसमें चार्जेस लगते हैं, डीडी बनवाने में माथापच्ची थोड़ी रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए वो चेक से पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, चार्जेस लग रहे हो, खरीदार डीडी बनवाना नहीं चाहता हो, तो आप उस पे जो चार्जेस 1000-1500 रुपए लग रहे हैं आप वहन कर लीजिए, लेकिन आप जोर देकर डीडी ही बनवाइए या अन्य तरीके से बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाइए। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई बना बनाया मकान है या कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आप बेचना चाह रहे हैं और आपने खरीदार ढूंढ के उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर दिया, उसका आपने एग्रीमेंट भी बना दिया और 2-3 लाख रुपया पेशगी के तौर पर अमाउंट भी ले लिया।
अब खरीदार आपसे ये डिमांड करता है कि चूंकि मैंने आपको पैसा दे दिया है, प्रॉपर्टी अब मैंने खरीद ली है, तो क्यों न आप इस प्रॉपर्टी का कब्जा मुझे पहले ही सौंप दें, क्योंकि मेरे दूसरी जगह किराया लग रहा है। तो मैं उस किराए से बचने के लिए आपसे इस प्रॉपर्टी की चाबी मांग रहा हूँ। वो चाबी लेकर उस मकान में एंटर हो जाएगा और इसके बाद आपके सामने कई मुश्किलें आ सकती है, कई तरह की लीगल परेशानियां आ सकती है। कई बार खरीदार आपसे ये भी कह देता है कि आपको वो 10,000 15,000 रुपए महीने का भाड़ा भी दे देगा जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती है, लेकिन आप उसको पोजीशन पहले ही दे दें। तो इस गलती को आपको करना नहीं है, इस गलती से आपको बचना है। जब तक आपकी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा आपको न मिल जाए, जब तक आपके प्रॉपर्टी की सेल डीड न बन जाए, यानी कि रजिस्ट्री न बन जाए, उस कंडीशन से पहले पहले आपको किसी भी सूरत में अपने खरीदार को उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं देना है। इसमें बहुत सारे खतरे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद जो सावधानी आपको रखनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी आपके किराएदार चल रहा है और किराएदार उस प्रॉपर्टी पर काबिज है। उस किराएदार से आपने कोई भी एक एग्रीमेंट भी कर रखा है और वो आपको टाइम टू टाइम किराया भी देना चाहता है। लेकिन अब जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और आपको बायर मिल भी गया है और आपको वो एडवांस देना चाहता है और एग्रीमेंट भी करना चाहता है, तो एग्रीमेंट में आपको ये कंडीशन साफ साफ लिख देनी है कि इस प्रॉपर्टी पर किराएदार पहले से काबिज है और उसको मैं इतने दिन में आपको प्रॉपर्टी जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तब खाली करवा दूंगा। कई कंडीशन में ये भी होता है कि आपने जो किराएदार रखा हुआ होता है वो किसी भी खरीदार को जब आप लेकर जाते हैं तो आपकी डील को वो खराब करता है। कई बार वो बहाना बनाता है कि मैं इस वक्त इस प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकता, अभी मैं बाहर हूँ। कई बार जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो अकेले में जाता है तो उसको मिसगाइड करता है, उसको ये बोलता है कि प्रॉपर्टी आपने महंगी खरीद ली या इस प्रॉपर्टी को मेरा कब्जा है और इस प्रॉपर्टी को मैं लेना चाहता हूँ तो मैं इसको खाली नहीं करूंगा। इस तरह की तमाम बातें वो खरीदार को बोलकर उसको भड़का देता है। तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह की टेक्निकल्स और कानूनी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इससे बचने का दोस्तों तरीका यही है कि आप उस किराएदार से उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी को सेल करें और अगर उस कंडीशन में करनी पड़ रही है तो आप उस एग्रीमेंट में इस कंडीशंस को शो जरूर करें ताकि बाद में आपको किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद जो दोस्तों सावधानी आती है वो दोनों के हित में है, सेलर के और बायर के, और दोनों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कई बार जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होनी होती है तो उस दिन अपनी कंप्लीट फाइल को लेकर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको उस प्रॉपर्टी को उस बायर को सौंपना है तो तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसको देने होते हैं। तो आप उस बायर को वो तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही सौंप देते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता कि आपने उस बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सुपुर्द किए हैं और खरीदने वाले को भी इस बात का पूरा जानकारी नहीं होती, वो भी उस फाइल को जैसे तैसे लेकर रख लेता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी बायर को आप प्रॉपर्टी के पेपर सुपुर्द करें तो एक पेपर पे हो सके तो स्टाम्प पेपर ले लें और उस स्टाम्प पेपर पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना लें कि आपने प्रॉपर्टी के क्या क्या पेपर्स खरीदार को सुपुर्द किए हैं। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाकर उसमें दोनों पार्टियों के यानी कि खरीदार के और बेचने वाले के साइन करवा लें और ये पेपर की दोनों एक एक कॉपी लेकर रख लें। ये दोनों के हित में होता है, खरीदार के भी और बायर के भी। और भविष्य में किसी भी आरोप का सामना आप इस प्रकार से कर सकेंगे। कोई आप पे खरीदार आरोप लगा सकता है कि फलां प्रॉपर्टी का एक पेपर आपने नहीं दिया था, वो आपके पोजीशन में है, वो आप पे मुकदमा भी कर सकता है, आप पर केस भी कर सकता है। और चूंकि आपको पता ही नहीं था कि वो पेपर्स मैंने दिया है या नहीं दिया है और आप अनजाने में एक बहुत बड़े झंझट के शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा, तो आपके पास ये सबूत रहेगा कि फलां व्यक्ति को आपने ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे। दोस्तों, मैं 22 सालों से स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से ऑफिस चला रहा हूं और रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा हूं। मेरे 22 वर्षों के कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सहा भी है। कुछ सालों पहले मैंने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची थी, हस्बैंड वाइफ थे, उनको मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया और उनको पैसे लेकर उनके नाम से रजिस्ट्री करवा दिया और कंप्लीट फाइल उनको सुपुर्द कर दी। मैंने ये गलती की कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवा के नहीं लिए और उसको ऐसे ही फाइल सुपुर्द कर दी। कई सालों के बाद उस व्यक्ति ने कहीं पर कोई फोटोकॉपी करवाई तो दुकान पर कोई डॉक्यूमेंट्स एक उनसे मिस हो गया और उस फोटोकॉपी वाले ने उस पेपर को दबा कर रख लिया और उन व्यक्तियों ने फोटोकॉपी करवाने के बाद वापस से उस फाइल को ले जाकर
रख दिया। काफी सालों के बाद उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को बेचने का इकरार किसी अन्य प्रॉपर्टी डीलर के जरिए किया। तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने जब फाइल को चेक किया तो उसमें ओरिजिनल दस्तावेज नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपने जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी को खरीदा था वहीं पर वो दस्तावेज होगा, उनसे आप उस दस्तावेज की जाकर मांग करें। अब वो पति पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने उस दस्तावेज को मुझसे मांगा। चूंकि मैंने कंप्लीट पेपर उनको पहले ही दे दिए थे, तो मेरे पास पेपर होने का सवाल ही नहीं था और एक जिम्मेदार प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते मैंने अच्छा काम किया है और अपने तरीके से हर पेपर को चेक करने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसके बाद ही किसी प्रॉपर्टी को बेचा है। तो चूंकि वो पेपर न तो मेरे पास था और होने का सवाल भी नहीं था और मैंने ईमानदारी से उस पार्टी को वो पेपर दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि आपने पेपर नहीं दिया था। 7-8 सालों बाद ये घटना हो रही थी। 7-8 सालों के बाद याद भी किसको रहता है कि कौन कौन से पेपर थे और कौन से नहीं थे। मैं भी दोस्तों परेशानी में आ गया कि ये आरोप तो मुझ पे बेवजह लग रहा है और मेरी साख को खराब करने वाला है। तो मैंने अपने स्तर पर उसकी छानबीन की और उनसे पूरी जानकारी ली। दोस्तों, इसकी गहन छानबीन करने के बाद और उनसे पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि उन्होंने कहीं पर फोटोकॉपी कराई थी। तो मैं उस फोटोकॉपी का एड्रेस पता करके उस फोटोकॉपी वाले से मिला, तो वहां पर मुझे वो पेपर मिल गया और उससे वो पेपर लेकर मैंने उस पार्टी को दिया और उसको तब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ग्लानि से भरकर माफी मांगने लगे। तो इस तरह की घटना आप पर भी लागू हो सकती है, आरोप आप पर भी लग सकते हैं और बेवजह आप फंस सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाकर उससे सिग्नेचर लेकर अपने पास एक कॉपी जरूर रखें। दोस्तों, नेक्स्ट गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते समय, जैसे कि कई बार ये होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी जॉइंट रूप से होती है, यानी कि पति और पत्नी के बीच होती है या बाप और बेटे के बीच में होती है। तो जो भी पैसा प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त हो रहा है तो उसको बराबर बराबर दोनों के अकाउंट्स में लेना है। ऐसा नहीं है कि पति अपने अकाउंट में ले रहा है और उसमें रजिस्ट्री होल्डर पत्नी भी साथ में है। तो पत्नी के अकाउंट में भी आधा पैसा जाना चाहिए, नहीं तो बाद में वाद विवाद की कंडीशंस बनती हैं। कई बार मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार जॉइंट रजिस्ट्री धारक ये दावा कर देता है मुझे प्रॉपर्टी को बेचने से पैसा नहीं मिला था। तो आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इससे बेहतर है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचें तो उसमें अगर जॉइंट रजिस्ट्री धारक हैं तो दोनों उस पैसे को अपने अकाउंट में बराबर बराबर लें। इसके बाद दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने बेची हो और जिसकी आपने रजिस्ट्री करवा दी हो, तो उस रजिस्ट्री की एक कॉपी लेकर अपने पास जरूर रखनी है, ताकि आप फ्यूचर में इनकम टैक्स के किसी भी आरोप का जवाब दे सकें और इनकम टैक्स में ये साबित कर दें कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया था वो इस प्रॉपर्टी को बेचने से आया था। इसके अलावा आपको बायर को इस बात के लिए बाउंड करना है कि जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उस प्रॉपर्टी का वो नाम ट्रांसफर अपने नाम से संबंधित निकाय में करवा ले। इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आप बायर को इस बात के लिए बाउंड करें कि जिस जिस निकाय में उस प्रॉपर्टी से संबंधित आपका नाम चढ़ा हुआ था वहां पर वो अपना नाम चढ़वा ले और वहां से आपका नाम हटा दे। कई बार ये होता है कि पानी के और बिजली के विभाग में आपका नाम चढ़ा हुआ होता है और आपने चूंकि प्रॉपर्टी बेच दी है और कई बार वो व्यक्ति डिफॉल्टर होता है, तो वो नोटिस जो भी आना होता है वो आपके नाम से आता है। तो इससे आपको धक्का लगेगा, आपकी इमेज भी खराब होगी और आपकी साख भी खराब होगी। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचते समय काफी सावधानियों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, वरना हम अनर्गल कई तरह की मुश्किलों में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो अभी से झट से एक लाइक जरूर मार दीजिए, एक सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम आपसे जुड़े हुए रहें, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की तमाम आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय